नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कोई डेडलाइन नहीं, दोनों तरफ को डील अच्छा मिले तब डील हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर पॉजिटिव रही बातचीत। अगले हफ्ते न्यूजीलैंड से एफटीए पर चर्चा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, किसी डेडलाइन पर काम नहीं करते, अच्छी डील बनाने पर काम। So I'm doing a trade deal with India. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया संकेत, कहा मैं भारत के साथ ट्रेड डील करने वाला हूं। पीएम मोदी की भी की तारीफ, बोले बहुत टफ है मोदी। बाजार में नवंबर सीरीज का शानदार आगाज। निफ्टी 13 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद। मिड कैप इंडेक्स भी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद। तेल, गैस, एनर्जी, पीएसई शेयरों में खरीदारी। मेटल, फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद। म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और निवेशकों की लागत कम करने के लिए सेबी का बड़ा प्रस्ताव। एमएफ के एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड कम करने की तैयारी। सभी तरह के खर्चों की देनी होगी जानकारी। सेबी ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। एनडीए में सीएम पोस्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा बिहार में सीएम के लिए वैकेंसी नहीं। इधर राहुल ने नीतीश को बताया बीजेपी के हाथ का रिमोट कंट्रोल। पीएम मोदी पर भी ली चुटकी। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जल्द शुरू हो सकता है यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 नवंबर तक मिल सकती है एरोड्रोम लाइसेंस। उसके बाद 30 दिन में शुरू हो सकती है कमर्शियल फ्लाइट। भारत में एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की जल्द शुरू हो सकती है सेवा। कल और परसों मुंबई में सुरक्षा एजेंसी करेगी सेवाओं की टेस्टिंग। कंपनी मुंबई, चेन्नई और नोएडा में लगा रही है गेटवे। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत। अफ्रीका ने दिया 319 का टारगेट। इंग्लैंड ने बनाया खाता, खोले गंवाई 2 विकेट। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर बातचीत सकारात्मक रही है। ईयू के साथ बड़े व्यापार समझौते पर चर्चा हुई है। अब नवंबर या दिसंबर में चर्चा होगी। वहीं अगले हफ्ते न्यूजीलैंड से एफटीए पर चर्चा होगी। तो वहीं पीयूष गोयल ने एक बार फिर दोहराया कि हम किसी डेडलाइन पर काम नहीं करते, हम अच्छी डील बनाने पर काम करते हैं। We never negotiate with deadlines. I've already said that so often that now it has become international news. Forget national news. एक गाइडेंस मिलती है लीडर्स से, पर गाइडेंस डजंट मीन कि आपको जो भी करना पड़े आप करके खत्म कर दो। अच्छा डील होना चाहिए, दोनों के लिए, दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा तो डील हो जाएगा। फिर दिसंबर क्यों, नवंबर में भी हो सकता है और जनवरी में भी हो सकता है और 6 महीने बाद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोई डेडलाइन नहीं, दोनों तरफ को डील अच्छा मिले तब डील हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ वो बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। So I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. So I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. अब बात करेंगे बाजार की। बाजार में नवंबर सीरीज का शानदार आगाज हुआ है। सेंसेक्स 369 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 13 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। 27 सितंबर 2024 के बाद निफ्टी ने 26,000 के पार क्लोजिंग ली। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी रही। मार्केट डिटेल्स लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से।
आशीष देखिए, बताइए 13 महीने की ऊंचाई पर आ गया है। अब निफ्टी 26,000 के पार की क्लोजिंग देखने को मिली। लंबे समय से इसका इंतजार था और बढ़िया मोमेंटम यहां पर नजर आया। चाहे आप स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप को देखें, बैंक निफ्टी भी देखें, तो दिन के निश्चित स्तरों से बढ़िया रिकवरी के साथ बंद हुआ। अब समझ लेते कि इंडेक्स में तेजी दरअसल कहां से आई। तो निफ्टी के कंपोनेंट्स को अगर आप देखें तो जिनमें ज्यादा तेजी आपको देखने को मिली है HCL टेक है, NTPC, पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स। इनफैक्ट पूरा अदानी समूह ऐसा था जो आज पूरा चमक रहा था। गिरने वालों में BEL है, इटर्नल है, कोल इंडिया नतीजों के बाद 2.5% की गिरावट और डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी देखें तो गिरावट आपको नजर आई। लेकिन ब्रॉडर मार्केट कंपैरेटिवली थोड़ा सा और बेहतर था। MRPL देखें, M&M फाइनेंस नतीजों के बाद हुडको सेल, बड़े मूव्स सारे स्टील कंपनीज में नजर आए। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो बंधन बैंक है, PB फिनटेक है, NLC इंडिया और HDFC AMC। लेकिन खास बात यह है कि लंबे समय के बाद 26,000 के पार आज आपको क्लोजिंग नजर आई। तो म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और निवेशकों की लागत कम करने के लिए मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने बड़ा प्रस्ताव दिया है। सेबी ने MF के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कम करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और इसका कैसा होगा असर, बता रहे यतिन मोहता। ऑब्वियसली अगर हम बात करें सेबी की तो पहले भी म्यूचुअल फंड्स के TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो पे एक डिस्कशन पेपर आया था, जहां इंडस्ट्री के बैकलैश की वजह से उसको वापस लिया गया। लेकिन जो सेबी के प्रस्ताव हैं पुराने प्रस्ताव जैसे ही हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जो ओपन एंडेड फंड्स हैं उनके लिए 15 बेसिस पॉइंट्स तक, और जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैं यहाँ जो रेशियो है इसको 25 बेसिस पॉइंट्स तक घटाया जाए। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो इक्विटी के अलावा भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ग्राहकों तक और निवेशकों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए TER रेशियो को कम करने पे जोर दिया गया है। इससे टिपिकली होता क्या है, जो TER रेशियो होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, उसका खर्चा इन्वेस्टर्स से भुगतान लेती है म्यूचुअल फंड कंपनी, और बाकी के जो खर्चे हैं वो अपने बुक्स पे लेती है। लेकिन जैसे ही ये कैपिंग आ जाएगी, शायद म्यूचुअल फंड्स के खर्चे बढ़ेंगे, शायद उनका जो डीलर कमीशन है वो पे आउट ज़्यादा हो सकेगा, जिसके कारण शायद मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आए। ब्रोकरेजेस का मानना है 10 से 15% तक के अर्निंग्स इम्पैक्ट एसेट मैनेजर्स पे आएंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे AMC स्टॉक्स भी प्रेशर में हैं। और एक इंटरेस्टिंग प्रावधान जो सेबी ने कहा है वो है ब्रोकरेज में कटौती। ब्रोकरेजेस में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आगे जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से जो ब्रोकरेजेस 12 पैसे कैश पे दी जाती है उसको घटा के लगभग 5 पैसे कर दी जाए। जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पे 2 पैसे ब्रोकरेज है उसको 1 पैसे कर दी जाए, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स तो ऑलरेडी कम ब्रोकरेज दे ही रहे हैं। और रिसर्च का काम AUM का है तो AMC का है, तो AMC के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्च की फीस देना या उसका भुगतान करना। उससे इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर्स को डबल तरीके से रिसर्च की फी देने की ज़रूरत नहीं है। और शायद ये प्रस्ताव के कारण भी सारे के सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स आज बहुत नर्वस हैं। इनफैक्ट AMC स्टॉक्स से ज़्यादा गिरावट आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है। तो अगली खबर में बात करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक कंपनी कल और परसों मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों को सेवाओं की टेस्टिंग कराएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, स्टारलिंक पर क्या है पूरी अपडेट? अगर आपको भारत में किसी भी नई टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत करनी है तो आपको इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को टेस्टिंग करानी होती है, और टेस्टिंग कराने की मंजूरी मिलने के बाद आप सेवाओं की शुरुआत कर सकते हैं। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक कल और परसों यानी 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों को अपनी सर्विसेज का डेमोन्स्ट्रेशन देंगी, उन्हें टेस्टिंग कराएंगी। एक बार ये टेस्टिंग पूरी हो जाती है और सुरक्षा एजेंसियां उनको ग्रीन सिग्नल दे देती है तो कंपनी आसानी से भारत में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है और नए ग्राहक भी आसानी से जोड़ सकती है। ये भी बता दूं कि कंपनी ने भारत में 3 जगह पर अभी गेटवे लगाने के लिए आवेदन किया है। कंपनी मुंबई, चेन्नई और नोएडा के अंदर 3 गेटवे लगा रही है। आगे चल करके कंपनी अपने गेटवेज की संख्या भी बढ़ा सकती है, लेकिन शुरुआत में कंपनी 3 गेटवे के साथ अपनी सर्विसेज की शुरुआत करने जा रही है। तो अगले 2 दिन कंपनी जो सुरक्षा एजेंसीज है उनको डेमोन्स्ट्रेशन देगी, वहां पर अपनी सेवाओं की टेस्टिंग कराएगी, वहां पर उनको इंटरसेप्शन कंपनियां चेक करेंगी कि वो इसको कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो एक बार ये सब सारा काम सही से हो जाता है तो कंपनी बहुत जल्दी अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। नवंबर में सरकार जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की तैयारी कर रही है, तो एक बार ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कंपनी को मिल जाता है तो कंपनी इसके बाद कमर्शियली अपनी सेवाओं की शुरुआत भी कर सकती है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शुरू होने के एकदम करीब है। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट को अगले कुछ दिनों में लाइसेंस मिल सकता है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, कब तक शुरू होने वाला है नोएडा इंटरनेशनल का ये दूसरा एयरपोर्ट? जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में पहले कई बार देरी हो चुकी है। शुरुआत में 2024 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन निर्माण कार्यों में लगातार देरी होती रही और अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं, निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और नवंबर में इसे लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसके लिए डीजीसी अगले 3-4 दिनों के अंदर एक टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करा सकता है और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको एनालाइज करने के बाद इस एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस दिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर 5 से 7 के बीच इस एयरपोर्ट को लाइसेंस दिया जा सकता है और इसके लगभग 30 से 45 दिनों के अंदर जो पहली कमर्शियल उड़ानें हैं वो यहां से भरी जा सकती है। इससे पहले नवंबर में ही इस बात की संभावना है कि इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया जाए। तो जो हर्डल्स थे वो लगभग दूर हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर को अपना दूसरा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए। उन्होंने ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने शिपिंग सेक्टर से जुड़े 2 लाख करोड़ रुपए की कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया और 12 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट एमओयू जारी किए। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कि 2016 में शुरू हुआ इंडिया मैरीटाइम वीक आज एक ग्लोबल इवेंट बन गया है। मैरीटाइम सेक्टर भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है। भारत का मैरीटाइम सेक्टर बहुत तेज और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इंडियन पोर्ट्स के लिए डेवलपिंग दुनिया में सबसे एफिशिएंट माना जाता है। कई मामले में वो और भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कि आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। बुलेटिन में अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में आज हाई प्रोफाइल प्रचार का दिन है। एनडीए की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह ने दरभंगा के अलीनगर में मैथिली ठाकुर के लिए सभा की और रैली में उन्होंने बिहार के सीएम पद को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ भी बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने भी आरजेडी और लालू परिवार पर करारा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की जनता कभी भी आरजेडी को दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। बहनों भाइयों, कोई बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है, केवल आपके लिए ही नहीं। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है।
बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिवान की रैली में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर निशाना साधा और कहा, जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। तो वही बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि नाच भी सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर मतदारों को अपमान का आरोप लगाया। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। वहीं इस रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता इस बार एक मौका उनको जरूर देगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने उनका बस मुखौटा बनाकर रखा हुआ है। हमने तो पहले भी इस बात को कहा है कि बीजेपी जो है उनको मुखौटा बनाई हुई है और पुतला बना करके जो है काम कर रही है भाजपा के लोग। और हमारी पूरी सहानुभूति जो है उनके प्रति है कि बीजेपी के लोगों ने क्या से क्या कर दिया और अब बिहार चलाने की स्थिति में अब नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे। तो बिहार में चल रहे चुनावी घमासान पर आज गृह मंत्री अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आज बेंगलुरु में सैमसंग और महिंद्रा ने खास पार्टनरशिप का ऐलान किया। इस साझेदारी के तहत सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स अपनी महिंद्रा अल्ट्राटेक एसयूवी के बिना फिजिकल चाबी के लॉक, अनलॉक और स्टार्ट कर सकेंगे। इस नई सुविधा के बारे में सैमसंग इंडिया के सर्विस और एप्स बिजनेस के सीनियर डायरेक्टर मधुर चतुर्वेदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। मधुर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, महिंद्रा के साथ डिजिटल कार की को लेकर जो आज एक नई पहल की गई है, एज अ कंज्यूमर किस तरह से ये फायदेमंद साबित होगी? हमारे गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए और महिंद्रा इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि वो अपनी फिजिकल कार की घर पे छोड़ सकते हैं और अपनी डिजिटल कार की के थ्रू फोन के द्वारा ये गाड़ियां खोल सकते हैं, उनको ऑन कर सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट यूजिंग देम, दे कैन ड्राइव ऑफ। ऑलराइट, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है किस पर बेस्ड है? क्या NFC बेस्ड ये पूरा सर्विस होगी? इसके बारे में बताएं। यस, ये टेक्नोलॉजी NFC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसके थ्रू गैलेक्सी स्मार्टफोन और महिंद्रा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कम्युनिकेट करते हैं और उस NFC टेक्नोलॉजी के थ्रू हम गाड़ी के लॉक, अनलॉक और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप को कंट्रोल। अगर महिंद्रा के अलावा दूसरे OEMs की बात करें तो कौन सी कंपनियां हैं जिसके साथ ऑलरेडी सैमसंग जो है वॉलेट के जरिए डिजिटल की कॉन्सेप्ट को एक्सेस कर रहा है? ऑलरेडी डिजिटल कार की थ्रू सैमसंग वॉलेट ग्लोबल ऑटो OEMs के साथ लाइव है फॉर इंडियन यूजर्स। ब्रांड्स लाइक BMW, मर्सिडीज बेंज, मिनी कूपर, Hyundai, किया और BYD के जो व्हीकल ओनर्स हैं वो सेलेक्ट मॉडल्स में ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं इंडिया में थ्रू सैमसंग वॉलेट। और हम और भी ऑटो OEM से बात कर रहे हैं जिनके थ्रू हम ये फीचर इंटीग्रेट करेंगे। तो आज ये अनाउंसमेंट हुई है, तो आज से रोल आउट स्टार्ट हो गया है या फिर इट विल कम इन अ डे और आफ्टर फ्यू डेज? रोल आउट इज कमिंग सून. It will be done in phases as new cars get manufactured and as software updates happen in Mahindra.
अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने की कोशिश फिलहाल नाकाम रही है। दिल्ली में आज होने वाले क्लाउड सीडिंग को टाल दिया गया है। कल दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की गई थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली में बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि बादलों में नमी की कमी के वजह से बारिश नहीं हो पाई, लेकिन ट्रायल में कई जानकारी जुटाई गई है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। देखिए, एक तो एक्सपेंडिचर अधिक होने का कारण ये है कि कानपुर से फ्लाइट गई दिल्ली, तो उसमें फ्यूल कॉस्ट अधिक हो गई। अगर हम रेगुलरली इस सीडिंग को करते हैं तो दिल्ली के आसपास ही किसी एयरपोर्ट से करेंगे, जिससे कि फ्लाइट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि क्लाउड सीडिंग सफल रही है और इससे प्रदूषण भी कम हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। तो इन्होंने साफ नाटक किया। पहले बोला 12 बजे 12:30 बजे बारिश आएगी। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि बारिश आपने जैसी क्लाउड सीडिंग की उसके 15-20 मिनट में बारिश आनी है। साहब इन्होंने बढ़ा दिया, नहीं जी 4 घंटे के अंदर भी बारिश आ सकती है। चलिए ठीक है, इलाका भी वहां से लेकर वहां तक का नपवा दिया कि करोल बाग में बारिश हो तो हमारी, बुराड़ी में बारिश हो तो हमारी, मयूर विहार में हो तो हमारी। हमने कहा चलिए भाई, मगर इंद्र भगवान इनसे इतने नाराज कि एक बूंद बारिश नहीं हुई। जो आज आम आदमी पार्टी बोल रही है, 10 साल तक इसके विपरीत बोलती रही है। ये आम आदमी पार्टी कहा करती थी कि दिल्ली का क्लाउड सीडिंग एक विकल्प है, हम लेके आएंगे। 10 साल में नहीं ला पाए। अभी तो कहते हैं कि वो आईआईटी है, फिर उनका ये हाल है। और हमने 7 महीनों में, आप देखिए, मसौदा साइन किया, आईआईटी को पार्टनर ढूंढा, प्लेन मॉडिफाई हुआ, उसका मिक्सचर बना, उसकी ट्रायल शुरू हुई, सारी परमिशंस ली, जहाज हवा में आए और ट्रायल करके गए। ये असंभव चीज को संभव करने में रेखा गुप्ता जी की सरकार कामयाब हुई है। अगली खबर में बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बेमौसम बारिश से कई जिलों में खेतों की खड़ी मूंगफली, कपास और धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सानंद और आसपास के इलाकों में खेतों में बारिश का पानी भर गया है। राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करके मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने सानंद और आसपास के क्षेत्रों का दौरा करके किसानों से बातचीत की। गुजरात के कई जिलों में बिन मौसम बारिश के कारण खेत है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। इस वक्त मैं कई सारे किसान के साथ हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो खेत है वो लिटरली यहाँ एक लेक में तब्दील हो गया है। ये डांगर का, पेडी का क्रॉप है जो संपूर्ण रूप से फेल हो गया है। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनका खेत है, उनसे हम बात करते हैं। ये किसका क्रॉप है और क्या हुआ इसका, ये आप बताइए। उसमें ये खेत मेरा है और उसमें डांगर का पाक हमने करा था, और आज बहुत बारिश आई है, इसलिए वो डांगर का पाक संपूर्ण नाश हो गया है। जो सरपंच है उनसे भी बात करते हैं। डोडिया जी, बताइए कि क्या हालत है इस पूरे एरिया के जो खेत है, उसमें कुछ खेत में नुकसान है कि सारे खेत में? ऐसे तो पूरे गुजरात में कम बिन मौसम बारिश हुई है, उसमें हमारे एरिया में ज़्यादातर बारिश हुई है और ज़्यादातर यहाँ पर खेती जो पेड़ी की हो रही थी उसमें 100 से 100% हम नुकसान कह सकते हैं पूरे एरिया में। यहाँ सानंद से लेके पूरे नलसरोवर तक हम जाते हैं तो वहाँ तक पूरी पेड़ी खत्म है। अभी सौराष्ट्र में भी यही हाल है, खासकर जो मूंगफली है, कॉटन है, पेडी है और जो सीजनल क्रॉप खेत में खड़े थे उनका नाश हो गया है। लेकिन अगर पूरे हम गुजरात में नुकसान की बात करें तो ये आंकड़ा कई सौ करोड़ में जा सकता है। केतन जोशी, साणंद। अब बात करेंगे महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की।
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहा महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल बहुत रोमांचक हो चला है। आज इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी की, लेकिन लीग मैच में इंग्लैंड के सामने सिर्फ 69 रन पे आउट होने वाली साउथ अफ्रीका ने आज 319 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन मैच में रोमांचक मोड़ आया है। इंग्लैंड की पारी में जहां सिर्फ 1 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए, पहले ही ओवर में इंग्लैंड को 2 झटके लगे जब बिना खाता खुले एम जोन्स और हीथर नाइट 0 पर आउट हो गई। दोनों को मार्जिन कैप ने बोल्ड किया। उसके बाद अगले ओवर में बिना खाता खुले ब्लूमॉन्ट भी आउट हो गई। फिलहाल इंग्लैंड की पारी बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।